farmohub.pk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है फिजिकल फार्मेसी का वो यूनिट नंबर 3 फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स का पोर्शन बी है। पोर्शन बी में हमारे पास है सोलुबिलाइजेशन। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, surfactants, their properties and their types, and micelles, their formulation and the types of micelles. So what is solubility? First of all, talking about its definition, solubility is the rate and extent of solute to go into solvent to get homogenized until equilibrium. रेट का मतलब क्या होता है कि हाउ क्विकली वो सॉल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, और एक्सटेंट का मतलब होता है हमारे पास कि टोटल कितनी अमाउंट उस सॉल्यूट की हमारे पास और डिसॉल्व होगी उस सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितनी जल्दी और कितनी अमाउंट में सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर इक्विलिब्रियम में होमोजेनाइज हो जाएगा। इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो क्वालिटेटिवली हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि इट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजेनस मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। इसी तरह क्वांटिटेटिव में हम लोग उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। जब हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो सैचुरेटेड बनेगा, सुपर सैचुरेटेड बनेगा या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और जो आखिरी इसके अंदर डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन में वो है मोलर सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड और आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन के हवाले से देखें तो तीन किस्म के सॉल्यूशंस बनते हैं हमारे पास: सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जैसा कि हम लोग जानते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि सॉल्यूट को मजीद एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर या रूम टेम्परेचर के ऊपर मजीद डिसॉल्व नहीं कर सकते। उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो पेंदे पे या बेस पे बैठ जाते हैं। Unsaturated solution, they have ability to dissolve more. They can dissolve more amount of solute at certain temperature. Or supersaturated solutions are the solutions that can hold more than they should at increased temperature. हम लोग टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर मजीद कैपेसिटी आ जाएगी, सॉल्वेंट मजीद उसके अंदर गैप्स आएंगे और मजीद सॉल्यूट वो उसके अंदर हल कर सकेगा। ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो तीन इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं सॉल्युबिलिटी के। हमेशा हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि एक जैसी चीजें एक जैसी में हल होंगी। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, तो पानी अगर पोलर है तो उसके अंदर वही चीजें डिसॉल्व होंगी जो कि पोलर है। और नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। अब है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्युबिलिटी। हम लोग अक्सर जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है दिस इज वेरी सॉल्युबल, दिस इज फ्रीली सॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि सब्सटेंस, इसका बेसिकली मतलब ये है कि solubility of a substance that can be expressed as a number of parts of solvent required for one part of solute। के एक पार्ट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के एक पार्ट को हल करने के लिए हमें कितना सॉल्वेंट रिक्वायर होगा। तो एक जो कंपाउंड है या जो एक सॉल्यूट है वो वेरी सॉल्युबल होगा अगर उसके एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट है वो लेस देन 1 लगेगा, तो डेट विल बी वेरी सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल वो तब होगा जब उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, उस सॉल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट है वो 1 से 10 रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है हमें रिक्वायर होगा। इसी तरह इसको हम लोग सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल में डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए वो है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे 4 क्लासेस हैं, क्लास 1 2 3 4। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक चीज अगर हाई सॉल्युबल है और हाई परमिएबल है तो जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है उसका, जो सॉल्युबिलिटी है, जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी। तो परमिएबिलिटी से क्या मुराद है? किसी एबिलिटी टू पेनिट्रेट और पास थ्रू स्पेशली बाय अ लिक्विड और बाय अ गैस।
कि लेट्स सपोज हम लोग ड्रग्स की बात करें तो वो कितनी जल्दी जो हमारे पास जीआईटी लाइनिंग है उसमें से पास ऑन कर जाएगी, उसमें से पास होकर ब्लड में चली जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के हवाले से हम ये क्लासिफिकेशन है कि एक ड्रग की हाई सॉल्युबिलिटी है, हाई परमिएबिलिटी है, तो वो वेल एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम जीआईटी। इसके एग्जांपल है डिल्टियाज़िम ड्रग। क्लास 2 में ऐसे ड्रग्स हैं जो कि लो सोलुबल हैं लेकिन उनकी परमिएबिलिटी हाई है, वो जल्दी से जीआईटी लाइनिंग में से डिसॉल्व एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनके एब्जॉर्प्शन पैटर्न डिफर करते हैं। इसी तरह जिनकी परमिएबिलिटी लो है उनका भी एब्जॉर्प्शन पैटर्न डिफर करता है, और जिनकी सॉल्युबिलिटी लो है, परमिएबिलिटी भी लो है, वो ड्रग पुअरली सॉल्युबल होते हैं, या सॉरी पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम जीआईटी। Now, the process of solubilization. क्या प्रोसेस है सॉल्युबलाइजेशन का? बेसिकली इट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। उस स्टेप्स को अगर मैं आपको समराइज करूं तो सबसे पहले ब्रेक, it includes breaking of inter-ionic and intermolecular bonds in solute. Then it gets separation of the molecules of solvent to provide space in the solvent for solute interaction, and then interaction between the solvent and solute. 7 स्टेप्स हैं कह लें आप, या 3 स्टेप्स हैं मेन, और 7 इसको हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग इसको 7 स्टेप्स में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्स ओपन इन द सॉल्वेंट। नेक्स्ट, सॉल्वेंट के जो हैं वो होल्स बनते हैं, उसके अंदर इसी तरह जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो वो ब्रेक डाउन होते हैं, और सॉल्वेंट जो है और सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं। तो अगर इसको मैं आपको डिटेल्स 6 स्टेप्स में बताऊं तो क्या होगा ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकअप ऑफ सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड ब्रेकअप ऑफ सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद ब्रेकअप के बाद इनकी होती है फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सॉल्वेंट फेज, सो दैट जो स्पेस है वो इतनी लार्ज होती है कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। देन वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू द कैविटी ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज स्टेप 3, जो कि यहाँ पे स्टेप 3 है। वैसे अगर जो मैंने आपको बात बताई है उसमें स्टेप 4 के तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं, और फिर रिफॉर्मेशन होती है सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड्स की, और सॉल्वेंट रिकंस्ट्रक्शन होती है, और जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो जो गैसेस हैं वो भी लिक्विड के अंदर सॉल्व होती हैं, सॉलिड्स लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, लिक्विड लिक्विड के अंदर मिक्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। So the concentration of the dissolved gas when it is in equilibrium with some of the pure gas above the solution is called solubility of gas in liquid. तो इसके अंदर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो 4 हैं हमारे पास: इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शन। टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ये हमेशा सिर्फ गैसेस के केस में ही देखा जा सकता है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो फिल की जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में, वो अंडर प्रेशर की जाती है। टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट, जो हमारे पास एरोसोल्स हैं वो भी इसी प्रोसेस के जरिए जो है वो भरे जाते हैं अंडर प्रेशर। तो दिस solubility is given by Henry law, which states that at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the applied pressure by obeying Henry law. So what is next? Effect of temperature. Usually with increase in temperature solubility of gas in liquid decreases. क्यों? जब हम लोग हीट अप करते हैं लिक्विड को तो होता क्या है, उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गैस जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर उसके अंदर कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड डिक्रीज करेगी। रीजन बिहाइंड के जो इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स सपोज हमारे पास पानी है और सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर हम लोग कोई गैस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड हम डालेंगे तो सॉल्वेंट जो वाटर है हमारे पास उसका ज्यादा ध्यान, उसकी ज्यादा जो इंटरेक्शन है वो सॉल्ट के साथ होगी, तो हमारे पास जो गैस है वो निकलेगी। जिस तरह हम लोग अक्सर बोतल के अंदर जब नमक डालते हैं तो क्या होता है, वो उसकी सारी गैस बाहर निकल आती है, मींस उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो रही होती है। और आखिरी जो इसके अंदर है वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन।
अगर गैसेस पानी के साथ रिएक्ट कर लें या किसी सॉल्वेंट के साथ जिसके अंदर हमने देख लिया उनकी सॉल्युबिलिटी रिएक्ट कर लें, तो जो सॉल्युबिलिटी है ऑटोमेटिकली वी कैन एक्सेस एसेस के इंक्रीज हो रही है. What are its applications? Different solution of gases and liquid are used in pharmacy. For example, hydrochloric acid, ammonia water, effervescent precipitation, preparations with carbon dioxide, and aerosol products. Next is solubility of liquids in liquids. अच्छा, अब यहाँ पे this is not basically solubility, this is basically miscibility. मिसिबल हम लोग चीज टर्म तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो लिक्विड्स होते हैं, और solubility हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब दो ऑपोजिट चीजें होती हैं लाइक सॉलिड एंड लिक्विड. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आर attraction forces as in Raoult's law, temperature and influence of foreign substances. So attractive forces and Raoult's law, how they affect the solubility. जब हमें पता है कि जब कोई मिक्सर बनेगा तो हमारे पास लिक्विड्स मिक्स होंगे, तो या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या नेगेटिव डेविएशन होगी. इन केस नेगेटिव डेविएशन होती है तो solubility will be increased, and in the case of positive deviation it leads decreased solubility. टेम्परेचर में जब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी हैव थ्री टाइप्स on the basis of mutual solubility of partially miscible liquids. Type 1 is phenol water system, कि जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो दोनों फेजेस आपस में ज्यादा जो है वो मिसिबल होंगी, दोनों फेजेस आपस में ज्यादा कह लें सॉल्युबल होंगी. ये है टाइप 1. इस और इस टेम्परेचर को जिस पे ये ज्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपर कॉन्स्टिट्यूएंट टेम्परेचर. टाइप 2 में ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी जो मिसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है. मतलब टाइप 1 के अंदर हमारे पास आप टेम्परेचर ज्यादा करें मिसिबिलिटी ज्यादा. टाइप 2 में आप ऐसे लिक्विड्स हैं, ऐसे लिक्विड सिस्टम्स हैं जिसमें आप जब इन डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो मिसिबिलिटी ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल ट्राई मिथाइल अमाइन वाटर एंड पेरिल्डिहाइड वाटर. और टाइप 3 में हमारे पास ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि अपर कॉन्स्टिट्यूएंट टेम्परेचर और लोअर कॉन्स्टिट्यूएंट टेम्परेचर के दरमियान रहेंगे तो मिसिबिलिटी ज्यादा होगी. अगर टेम्परेचर इनसे ऊपर या नीचे हो जाए तो वो मिसिबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी. नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस. द एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस इन अ बाइनरी लिक्विड सिस्टम अफेक्ट द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. सो इन टर्न सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी. इसके दो केसेस हो सकते हैं, या सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. डिक्रीज किस केस में होगी कि अगर जो आपने बाहर से थर्ड चीज ऐड की है वो किसी उन दोनों लिक्विड्स में से किसी एक के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है तो क्या होगा, वो ज्यादा उस लिक्विड की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से जो बाइनरी मिक्सचर है, जो दो लिक्विड्स के मिक्सचर है, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. और अगर थर्ड फॉरेन सब्सटेंस जो है दैट इज सॉल्युबल इन बोथ कंपोनेंट्स, तो इन उन दोनों की जो है वो इक्वल उन दोनों के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, उन दोनों के अंदर इक्वल वो आ जाएगा, और जिसकी वजह से जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. इसके जो फैक्टर्स हैं वो है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब जब टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. And in exothermic processes, solubility decreases with the increase in temperature. For example, solubility of calcium oxide decreases with the increase in temperature. Surface area, जितना ज्यादा surface area होगा, solubility उतनी ही ज्यादा होगी. मतलब जितना छोटा साइज होगा ड्रग का तो या किसी भी सब्सटेंस का, उसकी सॉल्युबिलिटी उस रिलेटिव लिक्विड में उतनी ही ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें, क्योंकि मोस्टली ड्रग्स जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, तो उनको सॉल्युबल बनाने के लिए उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस की जाती हैं. मिसाल के तौर पर जो एफिड्रीन है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इन प्योर फॉर्म, जबकि इसका जो सॉल्ट है दैट इज एफिड्रीन HCl वो सॉल्युबल है पानी में. इसी तरह फिनोबार्बिटाल
को फिनोबार्बिटॉल सोडियम बनाया जाता है ताकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज की जा सके। इसी तरह जो एरिथ्रोमाइसिन है वो गट के अंदर डिकम्पोज हो जाती है, तो जब हम इसका सॉल्ट बना लेते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी आ जाती है उसके अंदर। तो इट डिपेंड्स अ लॉट कि किस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको अपने हिसाब से हम लोग जो है अपडेट करते हैं ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सोल्यूट। हाइड्रोफोबिसिटी अब हमें पता है कि दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज रिपेयर्ड फ्रॉम अ मास ऑफ वाटर, कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता या उससे कैलो डरता है। फोबिया का मतलब यही होता है। तो चूंकि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो उनके लिए हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को ही इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इन वाटर ऑफन क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म माइसेल्स। वो आपस में क्लस्टर बना लेते हैं। जिस तरह समटाइम्स पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइसल्स का कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। एंड देन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जितना आप ज्यादा करेंगे, पोलर है अगर ड्रग तो वो पोलर के अंदर सॉल्युबल होगी, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगी। अगला जो हमारे पास है टेक्निक्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मैंने भी ऊपर बात की सॉल्युबिलिटी की, एनहांसमेंट की। यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अभी हमने यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म पढ़ी है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किसी भी कंपाउंड की इननेट प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, आप उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। जो टेक्निक्स है सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक अटेम्प्ट है टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन। बेसिकली सॉल्युबिलिटी जब दी नहीं होती उसका रेट एंड एक्सटेंट जो है वो डिफर कर सकता है, आप उसके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करके। उस कंपाउंड की एज इट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। तो अब जब देखें हम लोग डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स को, तो बेसिकली एफिड्रीन और एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड में फर्क तो है ना। तो एफिड्रीन इज इनसॉल्युबल, उसको हम लोगों ने अपनी मर्जी से कन्वर्ट किया है। एफिड्रीन वही का वही है, लेकिन जब हमने उसको सॉल्ट फॉर्म बनाई तो वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे में, जिसकी वजह से उसकी जो डिसोल्यूशन है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो कुछ हद तक बेहतर हो गई। तीन किस्म के मेथड्स हैं, पहले फिजिकल मॉडिफिकेशंस, केमिकल मॉडिफिकेशंस या अदर मेथड्स, जिसकी वजह से हम लोग सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिजिकल मेथड में है हमारे पास पार्टिकल साइज रिडक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल हैबिट, ड्रग डिस्पर्शन इन कैरियर्स। जो पार्टिकल साइज रिडक्शन की बात करूं मैं, तो दो इसके अंदर चीजें हो सकती हैं, माइक्रोनाइजेशन एंड नैनो सस्पेंशन। माइक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि आप ड्रग को तोड़ दें, आप ड्रग के छोटे छोटे पीसेस कर दें, आप उसकी जो पार्टिकल साइज है उसको कम कर दें, तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो डिसोल्यूशन रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो है बेसिकली स्प्रे ड्राइंग और मिलिंग टेक्निक्स, यूजुअली जेट मिल्स एंड कोलाइड मिल्स। ये टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। नैनो सस्पेंशन, basically these are submicron colloid dispersions of pure drug particles that are stabilized by surfactants. सस्पेंशन क्या होती है कि माइक्रोन जो नैनो सस्पेंशन हैं बेसिकली, वो बहुत छोटे छोटे कैले कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक प्योर ड्रग पार्टिकल वो उसके एक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व होते हैं, जिनको हम लोग स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट्स, डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स। तो इनकी जो ये ऑलरेडी नैनो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डिसोल्यूशन है वो ज्यादा हो जाती है। इसको बनाने के जो तरीके हैं वो है हमारे पास होमोजेनाइजेशन, डिफरेंट सोनिकेटर्स यूज किए जाते हैं और हाई शेयर फ्लूइड ग्रेनुलेशन यूज की जाती है। इसके अलावा रिक्रिस्टलाइजेशन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेसेस और स्प्रे ड्राइंग कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से नैनो सस्पेंशंस बना के या डिफरेंट उनके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल हैबिट, पॉलीमॉर्फ्स और सूडो पॉलीमॉर्फ्स आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में बताया कि एक जो कंपाउंड है दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट्स। तो अगर एक हम अपनी मर्जी से एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी सॉल्युबिलिटी में चेंजेस लेके आ सकते हैं। पार्ट सी जो है इसका वो है ड्रग डिस्पर्शन इन कैरियर्स। तो सबसे पहले है वो है यूटेक्टिक मिक्सचर। Eutectic mixtures basically are the mixture of two or more components that do not interact
टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। वो करते सिर्फ ये है कि वो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देते हैं। वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है। जो सॉलिड डिस्पर्शन है हमारे पास, वो बेसिकली क्या है, ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि एक हाइड्रोफिलिक मिक्सचर होता है और इसमें एक हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है। मतलब इसके अंदर इट इज द मिक्सचर ऑफ पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग एंड हाई सॉल्युबल कैरियर। तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, डिसोल्यूशन रेट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लेकिन बायो अवेलेबिलिटी इस केस में कम हो जाती है। और फिर है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी मदद से भी जो है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज केमिकल मॉडिफिकेशन। पीएच चेंज करके या बफर्स को इस्तेमाल करके सॉल्युबिलिटी को इनहेंस किया जा सकता है। पीएच अगर कहते हैं एक ये टर्म है या कह लें एक लाइन है कि इफ यू चेंज पीएच बाय 1 फोल्ड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बाय 10 फोल्ड्स। और जो बफर्स हैं वो हमें पता है कि वो स्टेबलाइज करते हैं एक खास पीएच के ऊपर किसी भी सॉल्यूशन को। तो जब बफर्स को डाइल्यूट किया जाता है तो ऑब्वियसली जो पीएच है वो अल्टर हो जाती है। तो एक खास बफर्स को एक खास पीएच पे रखा जाता है। अगर उस खास पीएच पे रहे तो उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब उस सॉल्युबिलिटी पे जो कि हमें रिक्वायर है, तो चेंज करने पे जो ऑब्वियसली है वो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। और उसके बाद जो अदर मेथड है वो है हमारे पास को सॉल्वेंसी एंड कॉम्प्लेक्सेशन। को सॉल्वेंसी क्या है कि मिक्सिंग ऑफ मिसिबल और पार्शियली मिसिबल सॉल्वेंट्स। इसके अंदर ये एक सिस्टम होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग एबिलिटी होती है। वाटर इंटरेक्शन कम हो जाता है और जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और आखिरी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस। बेसिकली इसमें इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एडक्ट in which host molecule वो spatially मतलब in space वो enclose करता है दूसरे कंपाउंड को अपने अंदर। पूरा सिस्टम बनता है जिसके अंदर जो आपके पास होस्ट मॉलिक्यूल है, जो आपके पास सॉल्वेंट है, वो इन स्पेस अपने अंदर खला पैदा करता है, जिसके अंदर दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो आके कह लें कि डिसॉल्व हो जाता है, उसके अंदर आके बैठ जाता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके दूसरे नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि अगर एक सॉल्यूट इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन इमिसिबल सॉल्वेंट्स। इमिसिबल मींस जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते, कह लें बिटवीन ए एंड बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्स इज द सेम मॉलिक्यूलर कंडीशन इन बोथ सॉल्वेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन ए और कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी के तौर पर इसको हम लोग जाहिर कर सकते हैं। के नॉट इसमें क्या है, इट इज a distribution coefficient. Basically this is important to understand the concept of solubility. इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। एक्सट्रैक्शन अगर आप लोगों ने लैब्स ली हैं फिजिकल फार्मेसी की कुछ, तो आपको आइडिया होगा एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है, कि हम लोग एक ड्रग को कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं, उसको एक सॉल्वेंट के अंदर कुछ देर के लिए हम लोग सोक कर देते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो उसके अंदर आ जा जो सॉल्वेंट के अंदर वो ड्रग जो है वो उसका कुछ कंपोनेंट का जो पार्ट है वो उसके अंदर उसका सोल्यूशन बन जाता है, उसके अंदर वो सारी बाहर आ जाती है, जिस तरह हम लोग चाय बनाते हैं बेसिकली। तो ये भी पार्टीशन कोफिशिएंट एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन के अंदर इसी तरह इस्तेमाल होता है कि हमारे पास जो ड्रग है वो किसी खास सॉल्वेंट में उसका जो कंपोनेंट है वो ज्यादा सॉल्युबल है, तो हम लोग उसकी मदद से उसको सेपरेट कर लेते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मतलब जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इस किस्म की टेक्निक्स हैं डेट। इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है ऑफ टू कंपोनेंट, उसकी बेस पे सेपरेशन होती है। एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, the passage and extent of drug distribution through cell membrane is also dependent on distribution coefficient. Preservation, जो preservatives हैं they enter into microorganisms due to distribution coefficient। ऑब्वियसली कि जब उसके अंदर वो डिसॉल्व होंगे तो किसी खास प्रॉपर्टी की बेस पे ही उसके अंदर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूशन के कोएफिशिएंट के तो बेस पे वो डिसॉल्व होता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके डीएनए को जाके वो स्टॉप करते हैं, उसके डीएनए पैक करते हैं, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है।
देन प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस एंड क्रीम्स। इमल्शंस और क्रीम्स जो हैं दे आर इसके अंदर एक कंपोनेंट दूसरे के अंदर डिस्पर्स होता है। तो जो इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीज ऑफ द ड्रग, इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट की सेलेक्टिविटी बेस्ड ऑन कि वो कितना लाइनिंग के अंदर या जिस जगह उसने जाना है वो कितना उसके अंदर जा सकता है। पार्टीशन कोएफिशिएंट पे ये चीज डिपेंड करती है कि कितना साइट ऑफ एक्शन के ऊपर वो अवेलेबल होगा। पर ये था हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी का। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे पास सॉल्युबिलाइजेशन, सर्फेक्टेंट्स और माइसल्स। उनको हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बाद सॉल्युबिलाइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या है। So after solubility, we have solubilization. That is a process whereby water insoluble substances, means the substances that are not soluble in water, they are brought into the solution by incorporating into micelles. Is termed as solubilization. मतलब ऐसे compounds, ऐसी चीजें जो पानी के अंदर हल नहीं होती, उनको हम लोग पानी के अंदर इस तरह incorporate करते हैं कि उनके माइसेल्स बन जाते हैं। माइसेल्स बेसिकली क्या है, आप पानी के अंदर कौन सी चीज हल नहीं होती, यूजुअली लिपिड्स नहीं होते। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेसिफिक स्फेरिकल फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। जब पानी के अंदर ऑयल डाला जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। अ, तो उनको जो है वो हम लोग कह लें कि अ काइंड ऑफ माइसल्स बन जाते हैं। उनको स्टेबलाइज करते हैं हम लोग, उन ग्लोब्यूल्स को स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो माइसल्स क्या होते हैं इस तरह के, ये देखिए इनके जितने भी हाइड्रोफिलिक रीजन्स हैं या जो हेड हैं वो एक तरफ हो गए हैं, और सारे जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो सारी जो है वो अंदर की तरफ जो है वो मिक्स हो गई है। तो सॉल्युबलाइजेशन को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ थर्मोडायनामिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस normally insoluble or very slightly soluble in given solvent by addition of some some compounds। कुछ compounds को डाल के हम लोग water insoluble substances को water soluble करते हैं, या proper water soluble नहीं तो उसके अंदर incorporate कर देते हैं, और ये चीज जो है वो thermodynamically stable होती है। मतलब टेम्परेचर के कम थोड़े माइनर डिफरेंस से इनको फर्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है बेसिकली, जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं इस काम के लिए यूज होते हैं सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स आर दी सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो कि दो, कह लें ऑयल और वाटर, या दो इमिसिबल चीजों के दरमियान जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करते हैं और उनको आपस में जो है वो मिसिबल करते हैं। वो किस तरह के, जो अब देखिए जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनके अंदर एक हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो जो हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर लविंग है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जो हाइड्रोफोबिक है वो उस जो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये डिसॉल्व होके ये कह लेंगे एक एज अ स्टेपल काम करेगा दो चीजों को मिलाने के लिए। इस तरह ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर जो है, ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो कॉन्टिन्यूअस फेज है वो वाटर है। इसके अंदर जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो इस तरह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं। इसी तरह अगर ये देखें आप, तो ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज है नीचे ये येलो कलर में, और इसके ऊपर जो है ये वाटर, वाटर इसके अंदर जो है वो स्टेबलाइज किया हुआ है हमने विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट्स। Now, what are the factors that affect solubilization? It is the nature of surfactant, वो किस तरह का है surfactant, nature of solubilizate and effect of temperature। तो नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, अब सर्फेक्टेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं। जो डिफरेंट किस्म के होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो आयनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनकी जो सोलबिलाइजिंग पावर है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे उनकी हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ में इजाफा होता जाता है। और जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं, जब उनकी ऑक्सीडाइलिन चेन के अंदर आप इंक्रीज करते हैं तो सोलबिलाइजिंग पावर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। नाउ नेचर ऑफ सोलबिलाइजेट, सोलबिलाइजेट से मुराद वो सॉल्यूट है जिसको आपने सोलबिलाइज करना है इन दैट
कॉन्टिन्यूअस फेज। तो यूजुअली इसकी अमाउंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। तो जो आप जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज की अल्काइलेशन लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, जो सोलुबिलाइज रेट है वो उसकी सोलुबिलिटी कम होती जाएगी। सो हमें जो है वो लेंथ कम से कम रखनी है। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जो ब्रांचिंग है उसका यूजुअली कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ब्रांचिंग अल्टीमेटली साइक्लाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सोलुबलाइजेशन को इंक्रीज करने का सबब बनती है। और इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जब हम लोग बात करें टेम्परेचर की, तो सोलुबलाइजिंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So what are the pharmaceutical applications of solubilization? Uh, Phenopic compounds like cersol, chlorocerol, chloroquinol and thymol, इनको हम लोग पानी के अंदर सोलबिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटोल, डेटोल में भी यही होता है कि डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि पानी के अंदर सोलबिलाइज की होती हैं। हम जो फिनोल है बेसिकली एंटीबैक्टीरियल है या इंसेक्टिसाइड है। इसी तरह जो थाइमोल है वो एंटीसेप्टिक है। और सोलबिलाइजेशन ऑफ आयोडीन इन नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स, इन किस्म के कंपाउंड जिसके अंदर हम आयोडीन को नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स के अंदर सोलबिलाइज करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आयोडोफोर्स। तो इनको हम लोग यूज करते हैं फॉर सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन। इसी तरह जो स्टेरॉइड्स होते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यूजुअली जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आंखों में यूज होती हैं वो क्लियर होती हैं, मतलब वो कलरलेस होती हैं। तो उनके अंदर जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं, जो सर्फेक्ट जो ऑयली सॉल्यूशंस हैं, वो इतने क्लियर नहीं होते, तो हम लोग उनके अंदर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स लाइक पॉलीसॉर्बेट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड डालते हैं ताकि उनको स्टेरॉइड्स का जो सॉल्यूशन है वो पानी के अंदर बनाया जा सके। इसी तरह एसेंशियल या वोलेटाइल ऑयल्स को सोलुबलाइज किया जाता है, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन को किया जाता है। लेकिन इन सब के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लाउड पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर को एक खास रेंज से कम किया जाता है, जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मे बी जो लिक्विड लिक्विड हमारे पास एक फेज है वो सेपरेट हो जाए, या फिर लिक्विड सॉलिड फेज के अंदर जो है वो ट्रांजिशन आ जाए। तो क्लाउड पॉइंट जो है वो हमेशा इसका रिस्क रहता है जब हम लोग इमल्शंस, सस्पेंशन या दूसरी प्रिपरेशंस बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो क्लाउड पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुक्रोज एस्टर्स यूज करते हैं। लेकिन उसका नुकसान भी ये है कि हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा बहुत सी ड्रग्स लाइक एनर्जेसिक, सेडेटिव्स, सल्फोनामाइड्स और एंटीबायोटिक्स, उनको भी इसी तरीके से जो है वो सोलुबलाइज किया जाता है। अब हमने पढ़ लिया सर्फेक्टेंट्स के बारे में, हमने पढ़ा कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। अब उनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। उनकी डेफिनेशन है, surfactants are the wetting agents that lower the surface tension of a liquid, allowing easier separating and lower the interfacial tension between two liquids. Basically surfactant के अंदर एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो वाटर लविंग जो पार्ट है वो वाटर के अंदर थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है। जो वाटर हीटिंग है वो उस दूसरे लिक्विड के अंदर, ऑयल के अंदर यू कैन से, उसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और उन दोनों जो लिक्विड्स हैं उनको आपस में क्या करते हैं, वो मिला देते हैं। Surfactants are also referred to as wetting agents and formers, ये फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। और ये बेसिकली सरफेस टेंशन को अगेन लोअर करते हैं, जिसके अंदर इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू मीडिया या इंटरफेस जो है वो कम हो जाती है। तो एक कौन कौन सी फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें, एयर वाटर टेंशन कम करते हैं, वाटर स्टेन टेंशन या स्टेन और फैब्रिक टेंशन जो है वो कम होती है। और फॉर एग्जांपल इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लेट्स सपोज ये स्किन है, स्किन के ऊपर ये कोई भी आपके पास एक परमानेंट चीज लगी हुई है, कोई भी इंक हो सकती है, कोई कंपाउंड, तो हमने इसके ऊपर सर्फेक्टेंट्स डाले। सर्फेक्टेंट का काम है वो इसके अंदर भी डिसॉल्व होता है और जो स्किन है उसके अंदर भी। तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर इस तरह इनकॉर्पोरेट होगा कि जो वाटर हीटिंग जो इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, और जो वाटर लविंग है वो उसको वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो स्टेन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्किन से या फैब्रिक की अगर एग्जांपल है तो वहां से उतर जाएगा। आप ऑन द बेसिस ऑफ origin they can either be natural or synthetic.
जो नेचुरल होते हैं वो यूजुअली हम लोग वेजिटेबल या एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं, उनको ओलियो केमिकल्स कहते हैं, और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी सोर्सेज सच एज पाम ऑयल और टेलो। टेलो एक किस्म की फैट होती है, जो रेंडर्ड एनिमल फैट होती है टेलो। और जो सिंथेटिक ओरिजिन के होते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। क्लासिफिकेशन, दे हैव देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, आयनिक एंड नॉन आयनिक। आयनिक में हमारे पास एन आयनिक, केट आयनिक और स्वीटर आयनिक सरफेक्टेंट्स हैं। जो आयनिक हैं उसमें जो सबसे पहले एन आयनिक हैं, बेसिकली दे हैव देयर हेड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो है ये बेसिकली लॉन्ड्रिंग, डिश वॉशिंग, लिक्विड्स और शैम्पूस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और एग्जांपल्स हैं हमारे पास एन आयनिक की, अल्काइल सल्फेट्स, अल्काइल ethoxylate sulfates and soaps. They are anionic surfactants. Now, they have five subgroups like alkali metals and ammonium soaps. इसमें सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम सॉल्ट्स की लॉन्ग चेन्स आती हैं, जो कि फैटी एसिड के साथ बनाई गई होती हैं, लाइक ऑलिव ऑयल एंड स्टेरिक एसिड। और दे फॉर्म यूजुअली ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या है कि वाटर कॉन्टिन्यूअस फेज है, ज्यादा मिकदार में है, और ऑयल को हमने विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सरफेक्टेंट्स उसके अंदर हमने डिस्पर्स किया था। इसी तरह सोप्स ऑफ डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट मेथड मेटल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक सॉल्ट्स और फैटी एसिड, ये भी वाटर, ये वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाते हैं, और ये इंटरनल यूज के लिए नहीं होते। यूजुअली जिन इमल्शंस के अंदर ऑयल कॉन्टिन्यूअस फेज होती है या ऑयल ज्यादा मिकदार में होता है, वो हम लोग इंटरनली यूज नहीं करते। एमाइन सोप्स, जो एमाइन सोप्स हैं यूजुअली दे आर amines that form salt with fatty acid. इसी तरह alkyl sulfates, they are esters of fatty acid and sulfuric acid. For example, sodium lauryl sulfate ही बहुत इस्तेमाल होता है pharmaceutical industry में। They also form oil in water emulsion और इसकी stability low होती है। फिर है alkyl phosphates, ये भी basically alkyl sulfates हैं, लेकिन इनके अंदर जो alcohol है वो phosphated होती है। नेक्स्ट है हमारे पास केटाइनिक सरफेक्टेंट्स। इनके अंदर ऑब्वियसली जो चार्ज है पॉजिटिव होगा इनके हेड पे। इनके अंदर यूजुअली डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज होती हैं, और सोल्यूशन के अंदर जो हेड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल बेंजीथोनियम क्लोराइड। स्वीटर आयन के अंदर एम्फोटेरिक मतलब बोथ इनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्काइल बेटाइन। Non-ionic surfactants, they do not have electrical charge, which make them resistant to water hardness deactivation. Means इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, आयनिक नहीं होते, और दे आर एक्सीलेंट ग्रीस रिमूवर्स, और ये यूजुअली लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होता है वो यूजुअली लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप कार्बोक्सी, हाइड्रोक्सी या अमाइनो ग्रुप होता है। इनके अंदर काफी सारी टाइप्स हैं, लाइक ग्लाइकोएंडिस्ट्रोल एस्टर्स, सोर्बिटान एस्टर्स, माइक्रोगोल एस्टर्स, माइक्रोगोल ईथर्स, पॉलीसोर्बेट्स, alcohols, polyvinyl alcohols, and higher fatty alcohols. Now, what are the properties of surfactants? What are the uses? What are they have physiological effects as well as we use them in pharmaceutical point of view. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम लोग सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं तो दे ये उनकी सरफेस के ऊपर परमिएबिलिटी के थ्रू इनके अंदर जो है वो डेथ कॉज करते हैं। इसी तरह ब्रोंकियल म्यूकस, जब एस्थमा और ब्रोंकाइटिस या टीबी इस तरह की डिजीजेस होती हैं तो क्या होता है कि जो म्यूकस है वो डिस्कस हो जाता है, तो सर्फेक्टेंट्स इस केस में यूज होते हैं, लाइक दे प्रमोट वेटिंग, तो म्यूकस सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो रिमूवल है उसका वो इजी हो जाता है। इसी तरह ह्यूमन स्किन के ऊपर कुछ डिटर्जेंट्स जो हैं वो माइल्ड इरिटेशन कॉज कर सकते हैं रिपीटेड कांटेक्ट के बेस पे। तीन किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं, रोल अप मैकेनिज्म, इमल्सिफिकेशन एंड सोलुबलाइजेशन। रोल अप से क्या मुराद है कि सर्फेक्टेंट लोअर द ऑयल सॉल्यूशन एंड फैब्रिक सॉल्यूशन इंटरफेशियल टेंशन एंड इन दिस वे लिफ्ट द स्ट्रेन ऑफ द फैब्रिक। जैसे ऊपर बात की हमने कि ये स्ट्रेन है, फॉर एग्जांपल सर्फेक्टेंट आएगा वो इसके साथ लगेगा, जो इसका ये टेल है जो स्ट्रेन के अंदर सॉल्युबल है वो उसके अंदर जाकर सारा सॉल्युबल हो जाएगा और उसको बाहर निकाल देगा। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि ऑयल सॉल्यूशन इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं और जो ऑयल है उसको डिस्पर्स कर देते हैं इन द सॉल्यूशन।
और सॉल्युबलाइजेशन के अंदर हमारे पास इंटरेक्शन होता है विद द माइसल्स ऑफ अ सर्फेक्टेंट, और एक जो सब्सटेंस है वो फॉरन डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म अ स्टेबल एंड क्लियर सॉल्यूशन। ये सॉल्युबलाइजेशन वाला टॉपिक ऊपर डिटेल्स में हम लोगों ने इसकी बात कर ली है। Now, what are the applications of surfactants? They are used as detergents, fabric softeners, emulsifiers. Emulsifiers ये फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। इसी तरह एडहेसिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स बेसिकली हम लोग सस्पेंशंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं लिक्विड के अंदर वो सस्पेंड रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह लेक्सेटिव्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेक्सेटिव जैसे प्रिपरेशंस होती हैं जो कि डेफिकेशन को इनकरेज करती हैं या कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए ड्रग्स होती हैं। इसी तरह स्वेटिंग एजेंट्स काम करती हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट काम करती हैं, सपोजिटरी बेसिस और ऑइंटमेंट के अंदर एज एडिटिव्स यूज होती हैं, और इनकी अदर एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास वेटिंग, फॉर्मिंग, डीफॉर्मिंग, सैनिटाइजर प्रिपरेशन, एयर कंडीशनर प्रिपरेशन एंड स्पर्मेटिसाइड आता है हमारे पास। ये सारी एप्लीकेशंस हैं सर्फेक्टेंट्स की। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी टॉपिक है इसके अंदर वो है माइसेल्स, के हाउ टू फॉर्म माइसेल्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी। तो हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का वो है माइसेलाइजेशन। तो सबसे पहले ऊपर हमने थोड़ी सी बात की माइसेल्स की, अभी हम लोग प्रॉपर इसको देखते हैं। माइसेल्स बेसिकली क्या है? दीज आर द एग्रीगेट ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स इन अ लिक्विड कोलॉइड। ये बेसिकली जो सर्फेक्टेंट आपने डाला है अपने लिक्विड के अंदर, ये उसी के एग्रीगेट्स हैं। जो सर्फेक्टेंट हमने यूज किया है उसी के एग्रीगेट्स हैं। अब होता ही है कि जो हेड रीजन है वो सॉल्वेंट को सराउंड करता है, और जो हमारे पास टेल रीजन है वो यूजली हाइड्रोफिलिक टेल होती है, वो बेसिकली सेंटर में आ जाती है। नाउ एट कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन बल्क, फेज बिकम सैचुरेटेड। उसके बाद एग्रीगेट्स जो बनते हैं उनको हम लोग माइसेल्स बोलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको पिक्चर के साथ उसको समझाऊंगा। तो जैसे जैसे मोनोमर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, मोनोमर से मुराद क्या है? वो एक सर्फेक्टेंट की ही, वो माइसेल की ही एक छोटा सा कह लें कि सर्फेक्टेंट और माइसेल जिससे बने उसका छोटा सा पोर्शन जो है उसका मोनोमर होगा। तो जो मोनोमर्स जैसे जैसे बनते जाते हैं, जो एग्रीगेशन होती है आ, वो एक नैरो कंसंट्रेशन रेंज पे होती है। उसके बाद जब 50 से ज्यादा मोनोमर्स मिलते हैं तो एक माइसेल बनता है। और माइसेल का जो साइज है वो यूजुअली 50 एंगस्ट्रॉम होता है। इस वजह से इसको कोलाइडल सिस्टम की रेंज में रखा जाता है। Talking about the IUPAC definition, a micelle is a particle or the particles of colloidal dimension that exist in equilibrium with the molecules or ions in the solution from which is formed. Micelle क्या है? Basically वो जिस solution के अंदर ये बने हैं उनके अंदर ये equilibrium state में exist करेंगे। Equilibrium state के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे, कोलाइडल डायमेंशंस हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं। उसके अलावा माइसेल को पॉलीमर की लैंग्वेज में organized auto assembly that is formed in a liquid and composed of amphiphilic macromolecules, in general amphiphilic di or tri-block copolymers made of solvophilic and solvophobic blocks। इन शॉर्ट बात ये भी वही है कि एम्पीफिलिक होते हैं, मतलब इसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन दोनों होंगे। सॉल्वोफोबिक का मतलब है कि सॉल्वेंट के साथ आ, वो नहीं डिसॉल्व होगा, और सॉल्वोफिलिक का मतलब है कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। नाउ माइसेल्स बनते कब हैं, कैसे बनते हैं? तो द कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर एट व्हिच माइसेल फॉर्म इज टर्म्ड एज क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। एक खास हद में जब हमारे पास सर्फेक्टेंट जाता है, जब इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है लिक्विड सॉल्यूशन के साथ, तो उसके बाद माइसेल्स बनना शुरू होते हैं। और जहाँ पे मोनोमर्स मिलके माइसेल्स बनाना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को माइसेलाइजेशन बोलते हैं। बहुत से ड्रग्स हैं ऐसी जो कि माइसेल्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोक्वीन एक एंटीमलेरियल ड्रग है। इसी तरह
डाइफिनेन हाइड्रामीन वगैरह जो है वो माइसलाइजेशन करती हैं। टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, माइसल जो है वो मे बी स्मॉल स्फेरिकल चार्ज माइसल्स या पार्टिकल्स हो सकते हैं which exist in all concentration that is above and below CMC and they are responsible for electrical conductivity of that solution। और जो लार्ज माइसल्स होंगे जो अनडिसोसिएटेड होते हैं वो यूजुअली ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं सोल्यूशन की उसको काम करते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ शेप्स हैं जो लाइक स्फीयर, सिलेंडर, इन्वर्टेड माइसल, जो कि जिस तरह माइसल बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सरफेक्टेंट क्या है। अब ये देखें, ये एक न्यूट्रल माइसल है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो एक रीजन है ये उसका मोनोमर है, जो मैंने ऊपर बात की कि मोनोमर है कोई वो मोनोमर्स की, और ये चार्ज, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा तो वो चार्ज माइसल हो जाएगा। अब जो एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे उसके अंदर देखिए यहाँ पे एयर है, ये वाटर, इसके अंदर जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसके अंदर तो आप नहीं कह सकते कि माइसल्स बनेंगे, ये ये थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन एट क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया बिटवीन टू सरफेसेस, और सॉल्यूशन अबव सीएमसी यहाँ पे माइसल्स बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गया मतलब प्रोसेस, और इसके ऊपर जितना भी आप सरफेक्टेंट डालते जाएंगे तब जो है वो माइसल्स बनते जाएंगे। अब डिफरेंट माइसल बनते हैं डिफरेंट सरफेक्टेंट की टाइप से। एक दो के एग्जांपल मैं आपको यहाँ कोट कर देता हूँ, लाइक सिंपल सरफेक्टेंट्स विद चार्ज विद सिंगल चेन्स एंड रिलेटिवली लार्ज हेड ग्रुप्स। ऐसे सरफेक्टेंट जिनका हेड ग्रुप लार्ज होगा उसके अंदर जो एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनेंगे वो यूजुअली स्फेरिकल और एलिप्स शेप के होंगे। इसी तरह अगर डबल चेन है विद लार्ज हेड ग्रुप्स एंड फ्लेक्सिबल चेन्स तो इसमें वेसिकल्स और फ्लेक्सिबल बायलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जब माइसल्स बनते हैं अबव सीएमसी तो जो प्रॉपर्टीज कम होती हैं वो सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर और इंटरफेशियल टेंशन है। टेंशन बिटवीन टू लेयर्स, सरफेस की जो अपनी टेंशन है, जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कम होती हैं, जबकि उस सॉल्यूशन के अंदर डिटर्जेंसी, डेंसिटी और कंडक्टिविटी जैसी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ये जो बेसिकली पैराग्राफ है डिटर्मिनेशन ऑफ सीएमसी, ये बेसिकली कंक्लूजन है पूरे के पूरे सीएमसी का। ऊपर में भी कुछ समझ ना आई हो तो ये थोड़ा सा टॉपिक इस तरह का है। सो बिलो द सीएमसी क्रिटिकल माइक्सल कंसंट्रेशन से जो नीचे वाली कंसंट्रेशन है जिसके अंदर एम्पलीफायर्स एड्सॉर्ब होते हैं एयर वाटर इंटरफेस में, जैसे ऊपर डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर बताया, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एम्फी जो एम्फी फाइल्स हैं उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके अंदर सेचुरेशन हो जाती है मोनोमर्स के साथ इंटरफेस पे, उसको बोलते हैं सीएमसी। और उसके बाद जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे सरफेक्टेंट तो माइसेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइसेल्स बनने के बाद इट अफेक्ट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सम प्रॉपर्टीज शो इंक्रीजिंग ट्रेंड while some show decreasing trend, ये मैंने ऊपर आपको बताया। Now what are the factors that affect the CMC and micelle size? Nature of hydrophobic group. Hydrophobic group plays an important role, reason behind के micelle amphiphils के अंदर हाइड्रोकार्बन solution जब कंस्ट्रक्ट होगी हाइड्रोकार्बन चेन्स में, तो इंक्रीज जिस तरह जैसे जैसे आप उस हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ को ज्यादा करते जाएंगे सीएमसी डिक्रीज होता जाएगा, जबकि एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा। नाउ व्हाट इज एग्रीगेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म माइसेल, कि कितने मोनोमर्स चाहिए एक माइसेल बनाने के लिए, उसको एग्रीगेशन नंबर हम लोग बोलते हैं। सो मेनी ड्रग्स आर सर्फेक्टिव एजेंट्स एंड दे फॉर्म माइसेल्स, एग्जांपल वैल्यू पर मैंने आपको बता दी है। इसी तरह जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, जो आयनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं देन नॉन आयनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। तो जो नॉन आयनिक होते हैं उनकी यूजुअली सीएमसी कम होता है और एग्रीगेशन नंबर ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा पार्टिकल्स मिलके एक माइसेल बनाते हैं, और जिसकी वजह से जो सीएमसी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, जबकि चाहे उनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी लेंथ सेम भी रहे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ काउंटर आयन। अगर केटायनिक सरफेक्टेंट यूज किया आपने और उसके अंदर आपने एनाइंस डाल दिए
तो होता ये है कि जैसे जैसे माइसल साइज जो है इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। मीन जिस तरह ज्यादा होता जाएगा साइज ऑफ एनाइन, उस तरह जो है माइसल साइज भी इंक्रीज होगा। सेम इज द ट्रेंड विद एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स। Like in case of anionic surfactant, as the counter ion is charged in series, sodium, potassium, cesium, micelle is an increase in order of sodium, potassium, and cesium. An effect of hydrophobic groups. अगर हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो है एरोमेटिक है तो माइसेल्स बनते ही नहीं है। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं इसमें तो CMC रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेशन नंबर ज्यादा हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इफेक्ट यूजली देखा जाता है कि नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स जो सोल्यूशन है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट का जब उनको हीट किया जाता है वो टर्बिड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लाउड टेम्परेचर। Turbidity at cloud point is due to separation of the solution into two phases. जब हम लोग जो emulsions होती हैं जो इस तरह के जिसके अंदर हम लोग surfactants यूज करते हैं, जब उनको हीट किया जाता है तो जो liquids हैं, जो phases हैं वो अलग हो जाती हैं। उस टेम्परेचर को क्लाउड टेम्परेचर बोलते हैं, जिसमें वो turbidity आ जाती है। So at temperature up to cloud point, there is increase in aggregation number. Hence, जो CMC है वो automatically क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी. Now, what are the applications of this process? So micelles increase bioavailability of poorly soluble drugs. ऐसी drugs जो पानी के अंदर कम soluble होती हैं, उनको हम लोग छोटे छोटे लिपिड के पार्टिकल्स में माइसेल्स बना के उनको उसके अंदर सस्पेंड कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। इसी तरह जो पॉलीमेरिक माइसेल्स हैं उनको यूज किया जाता है टू टारगेट द ट्यूमर साइट बाय पैसिव एज वेल एज एक्टिव मैकेनिज्म्स। ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर भी इसका बहुत रोल है टू डिलीवर द ड्रग टू पोस्टीरियर टिश्यू ऑफ आई बॉल, क्योंकि वहां पे आई में हम लोग यूजुअली जब ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज करते हैं तो अगर किसी ने यूज किया तो उसे पता होगा कि धुंधला धुंधला नजर आता है। तो इस चीज से बचने के लिए तो हम लोगों को करना ये होता है कि ड्रग पहुंचानी भी लाजमी है, और वहां पे चूंकि लिपिड लेयर्स हैं तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल है, तो माइसेल्स के फॉर्म में जो है वो ड्रग डिलीवर की जाती है। इसी तरह माइसेल्स को एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर ड्रग्स को इनकैप्सुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Well, this was all about solubilization. तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे जो पार्ट बी है चैप्टर नंबर 3 का वो खत्म हो गया। For any queries, join us on our social media sites.